संजना ने अपनी माँ विमला जी के पैरों में चमकती हुई पायल देखकर कहा, माँ, ये पायल तो बहुत सुंदर लग रही है। कब खरीदी थी? अरे बेटी, मैंने नहीं खरीदी थी, वो धनतेरस पर तुम्हारी भाभी सुमन ने लाकर दी थी। अपनी माँ की बात सुन संजना आंखें फाड़कर बोली, भाभी ने? क्या बात है माँ, मुझे तो भाभी ने कभी पायल वायल कुछ नहीं लाकर दिया। हाँ भाई, सासू माँ को मक्खन लगाया जा रहा है। लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। बोलते बोलते संजना बस उन पायलों की तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान उन पायलों पर ही अटक गया था। कहने लगी, जिसने भी दिए हों माँ, पर मेरा दिल तो इन पायलों पर आ गया है। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, कहकर विमला जी ने वो पायल उतार कर तुरंत अपनी बेटी संजना के हाथों में थमा दिए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सुमन बहू को कैसा लगेगा जब उसको पता लगेगा कि उसके दी हुई उपहार स्वरूप पायल उसके सास ने अपनी बेटी को दे दिए हैं। विमला जी के देने भर की देरी थी कि संजना ने झट से वो पायल अपने पैरों में पहन ली और फिर बनावटी मुंह बनाकर कहने लगी कि वैसे मन नहीं है तो रख लो माँ, नहीं तो फिर मेरी पीठ पीछे घर वाले कुछ कहेंगे, खासकर पापा कहेंगे कि संजना जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी, कोई कुछ क्यों कहेगा, और अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूँगी। क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर में? तुम्हें पसंद है तो रख लो, इसमें क्या है, तुम पहनो या मैं पहनूं, बात तो बराबर है ना, विमला जी ने प्यार से कहा। सच में माँ, आप कितनी अच्छी हैं, कहकर संजना अपनी माँ के गले लग गई। हमेशा से तो वो यही करती आई थी, जो पसंद आया उसे रख लिया। ये कभी नहीं सोचती थी कि वो चीज़ किसी के लिए कितने मायने रखती है। कितने प्यार से सुमन ने अपनी सास के लिए वो पायल खरीदी थी, पर विमला जी ने बिना सोचे समझे ही वो पायल अपनी बेटी को दे दिए। वो मना तो नहीं कर सकती थी, पर कम से कम ये तो कह ही सकती थी कि ये पायल तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दी हैं बेटी, इसीलिए मैं तुम्हें दूसरे बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, क्या कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावनाओं को समझा था जो आज समझेगी। पायल पहनते ही संजना ने माँ से कहा कि माँ देखो तो मेरे पैरों में ये पायल कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है ना, बोलो ना माँ। हाँ बेटी, बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है बेटी, विमला जी ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके दामाद जी को है। वो कह रहे थे कि आपने उनसे वादा किया था कि आप उन्हें एक सोने का कड़ा बनवा कर देंगे, जो अब तक नहीं बनवा कर दिया। वो, हाँ याद आया, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटी। तुझे तो पता ही है कि तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो सुमन बहू और सुनील की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए विमला जी ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता माँ, वो आप जानो और आपके दामाद जी जाने, मुझे बीच में मत घसीटिए, पायल अपने पर्स में रखते हुए संजना ने कहा, और वहाँ से चलती बनी। तभी राम सिंह जी वहाँ आए और अपनी पत्नी विमला जी से कहने लगे कि बहू के दिए हुए पायल तुमने संजना को दे दिए ना? हाँ, उसे पसंद आ गई तो दे दिए, बस इतना ही कहा विमला जी ने, और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अब राम सिंह जी चुप नहीं रहने वाले। तभी पीछे से आग बबूला होते हुए राम सिंह जी बोले, क्या कहा तुमने, उसे पसंद आ गई? अरे हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती? बोलो, जब भी आती है कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है, जरा भी शर्म नहीं आती उसे। पिछली बार जब आई थी तो बहू की अंगूठी ले गई, जो सुनील ने अपनी सालगिरह पर उसे बनवा कर दी थी। अरे ऐसे गहने भी कोई मांग कर ले जाता है क्या? कोई कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मन मर्जी करती रहेगी। अपने पति की बात सुन विमला जी तिल मिला उठी और बोली, अरे ऐसे कौन सी जायदाद उठाकर ले गई वो जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी पायल ही तो लेकर गई है। न जाने क्यों संजना हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। राम सिंह जी भी चुप नहीं रहे, कहने लगे, अरे किसने मना किया है तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, पर किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को दे देना क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वो तुम्हारे लिए पायल खरीद कर लाई थी, और तुमने एक मिनट भी नहीं लगाई उसे संजना को देने में।
ऐसे किसी के दिए हुए उपहार किसी और को दे देना कहाँ की समझदारी है। किसी और को नहीं, मेरी बेटी को दिए हैं, समझे। बड़े आए बहू के चमचे। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे। हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं, वे दोनों पति पत्नी, लेकिन फिर भी कभी 2 रुपए की चीज नहीं लेकर आती। क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? नहीं ना, बस लेना जानती है, देना नहीं। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? सब कुछ दिखाई देता है मुझे कि तुम बहू और बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला तुम्हें प्यार लगता है। तभी विमला जी गुस्से से बोली, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे। पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। अरे कैसे बाप हो तुम, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है संजना ने तुम्हारा, जो हमेशा वो तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अरे कम अक्कल औरत, संजना मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी रहती, बल्कि सुमन बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी ये नहीं सोचती कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दूं। और तुम्हारी बेटी, वो तो यहाँ आकर अपना हाथ पर हिलाना तक भूल जाती है। क्या नहीं करती बहू इस घर के लिए। बाहर जाकर कमाती भी है और घर को भी अच्छे से संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे हमेशा कोई ना कोई शिकायत जरूर रहती है। न जाने क्यों तुम बेटी और बहू में इतना भेदभाव करती हो। तभी विमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, कमा कर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर। घर उसका है तो संभालेगा कौन। अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं। अरे जब बेटी आती है तो उसकी खातिरदारी में तुम इतनी जुट जाती हो, पर बहू के लिए कभी ये भी नहीं सोचती कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है तो उससे खाना ना बनवाऊं। वो बेचारी घर में आकर भी सारा काम खुद ही करती है, बस तुम्हें तो ताने मारने आते हैं। अरे बहू तो बहू, उसके दोस्त भी कभी आ जाती हैं तो उसे भी सुनाने से तुम पीछे नहीं हटती हो, क्योंकि उसमें भी तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारे खिलाफ वो उसके कान ना भर दे। उफ, मैं भी किस पत्थर से अपना सिर फोड़ रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर राम सिंह जी वहां से चले गए। सही तो कह रहे थे राम सिंह जी, सुमन बहू क्या कुछ नहीं करती इस घर के लिए, लेकिन फिर भी विमला जी को हमेशा उससे शिकायत ही रहती। नाते रिश्तेदार हो या पड़ोसी, हर किसी से वो यही कहती फिरती कि भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना ना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्ध आश्रम भेज देंगे। ये सुनकर सुमन अपना चेहरा नीचे कर लेती, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसके आंखों के बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। सुमन ने तो आते ही विमला जी को अपनी माँ मान लिया था, पर विमला जी तो आज तक उसे पराये घर की लड़की ही समझती थी। सुमन जो भी करती विमला जी को वो बनावटी ही लगता। और संजना का एक बार सिर्फ ये पूछ लेना कि माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर विमला जी खुशी से फूली नहीं समाती थी। और अगर दामाद जी ने हाल चाल पूछ लिया तो फिर तो उनके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। एक दिन सुमन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि माँ, ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। सुमन का इतना कहना था कि विमला जी उसी पर भड़क गई कि तुम मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाया करो बहू, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छे बनने का नाटक तो कोई तुमसे सीखे। सुमन ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा, क्योंकि सुमन की हर बात उन्हें नाटक ही लगती थी। अगले दिन सुनील ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया और सुमन भी अपने कजिन भाई की शादी में जाने वाली थी। तो जाने से पहले उसने संजना को फ़ोन करके कहा कि दीदी, मैं मेरे कजिन भाई की शादी में जा रही हूँ, तो आप माँ बाबूजी का ध्यान रखना और उन्हें दिन में एक बार आकर तो ज़रूर संभाल जाना, क्योंकि उनकी ननद संजना उसी शहर में और उनसे थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। सुमन की बात सुनते ही संजना भड़क गई कि आपको क्या लगता है कि आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली। मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है भाभी, अच्छे से रख सकती हूँ मैं अपने माँ बाप का ख्याल। चली जाओ आपको जहाँ जाना है। संजना ने उसको ये तो बोल दिया, पर सुमन के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई। बस फ़ोन पर हाल चाल जरूर पूछ लेती और साथ में ये बहाना भी बना देती
कि वक्त ना मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पाती। एक रात अचानक राम सिंह जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विमला जी इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सुनील को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। फिर उन्होंने अपनी बेटी संजना को फ़ोन लगाया। घंटी तो बज रही थी पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दामाद को फ़ोन किया तो उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी विमला जी ने संजना और उसके पति को फ़ोन किया उन्होंने नहीं उठाया। शायद सो गए होंगे सोचकर उन्होंने सुमन बहू को फ़ोन लगाया। इतनी रात गई, विमला जी का फ़ोन आया देखकर सुमन घबरा गई। विमला जी कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, माँ जी क्या हुआ, पापा तो ठीक है ना। लेकिन जब उसे विमला जी की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह तुरंत समझ गई कि कुछ बात जरूर है। वो घबरा कर बोली, माँ माँ आप रो क्यों रही हैं। तो विमला जी ने उसे राम सिंह जी की हालत के बारे में बताया। माँ जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा जी को, मैं कुछ करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत अपनी दोस्त सालू को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा कि कैसे भी करके वो तुरंत उसके ससुर को अस्पताल लेकर जाए। सुमन की जिस दोस्त को विमला जी देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज उसी की बदौलत राम सिंह जी की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर थोड़ी देर और हो जाती मरीज को लाने में तो वो उन्हें नहीं बचा पाती। तब तक सुमन भी आ गई और सुबह तक सुनील भी पहुंच गया था। फिर कुछ देर बाद संजना भी आ गई। बेटे को देखकर विमला जी बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी कि आज अगर सालू ना होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा ना होते बेटा। तभी सुमन ने आगे बढ़कर उन्हें चुप कराया और अपनी दोस्त का तहे दिल से धन्यवाद किया कि उसकी वजह से आज उसके ससुर की जान बच पाई। अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर संजना भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी कि माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपकी कॉल भी नहीं देख पाई। वो तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो आपने सब बता दिया, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं है। ये कहकर संजना सुमन की तरफ घूरने लगी। तभी उसका 8 साल का बेटा बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो। नानी मम्मी झूठ बोल रही है, जब आपका फ़ोन आया था तो हम टीवी पर बाहुबली फिल्म देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी कि फ़ोन उठा लो कहीं कोई दिक्कत ना हो, पर मम्मी ने कहा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो इतनी रात को कौन जाएगा, सुबह कर लेंगे और बोल देंगे कि हम तो सो गए थे, फ़ोन देखा ही नहीं। कहकर मम्मी ने पापा का भी फ़ोन अपने पास रख लिया और फिर से फिल्म देखने लगी। ये सुनकर तो सब हैरान हो गए। सच्चाई खोलने से संजना की तो सिट्टी पीटी गुम हो गई और अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे माँ वो तो किसी और का फ़ोन आ रहा था, मैंने उसके लिए कहा था। देखो ना माँ कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना इसीलिए। विमला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जगी हुई थी, तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे आसपास ही था। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फ़ोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटी। आज मेरा सुहाग गुजर गया होता अगर ये सालू ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चला कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इसी भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा सच्चाई ना बताता तो। अपने हाथों से बात निकलती देख संजना कहने लगी कि नहीं माँ आप गलत समझ रही हैं। समझ रही है नहीं, समझ रही थी बेटी, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा जी कि तुम सिर्फ मेरी ममता का फायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, और ऐसी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है जो अपने माँ बाप की सुख दुख में भी काम ना आई। चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। कहकर विमला जी सुमन बहू से बोली कि चलो बहू देखें तुम्हारे पापा जी को कुछ चाहिए तो नहीं। संजना अपना सा मुंह लेकर उन्हें जाते हुए देखती रह गई। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।